नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और सामाजिक स्थिति में कुछ चीज़ें जो है शेष रह गई थी, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था और तमाम चीज़ें। तो आज हम उसको पहले पूरा करते हैं और फिर इसके बाद हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीति के साथ साथ कंपेयर करते हुए उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था से बदलते हुए ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था से बदलते हुए उत्तर वैदिक काल की राजनीति किस तरह से परिवर्तित होती है। वहाँ राज्य का एक नया स्वरूप दिखाई देता है। राज्य की अवधारणा सबसे पहले हमको इसी काल से दिखाई देती है। राजा जो है एक दैवी सिद्धांत के आधार पर उसे किस प्रकार स्थापित करने की बात होती है, किस तरह से विभिन्न ग्रंथों में उसके बारे में अनेक बातें बताई गई हैं। इन सारे विषय वस्तुओं पे आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो सामाजिक स्थिति के कुछ पार्ट छूट गए थे उनको पूर्ण करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। हम इसमें सबसे पहले आश्रम व्यवस्था पे बात कर रहे थे। आश्रम व्यवस्था, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ये आश्रम व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में हमको दिखाई देती है। इसमें जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल उद्देश्य है या हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों चीजों को या इन चारों विषयों को जो प्राप्त करने की हमारी स्थिति है वह हमें इसी आश्रम व्यवस्था से प्राप्त होती है। आशय यह है कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है और इसे हम आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य का आशय यही है। तो सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था को देखते हैं। जैसा कि हमने कल बताया कि आश्रम व्यवस्था की जो सबसे पहले बात की जाती है वो छांदोग्य उपनिषद में हमको दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे हमको पूर्ण आश्रम व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ केवल 3 आश्रमों के बारे में ही चर्चा की गई है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में इन चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इन हम आश्रमों को। तो पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। अब इनको हम ऐसे देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का माना गया है और प्रत्येक आश्रमों की जो समय निर्धारण है वो 25-25 वर्ष का है। मतलब 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से लेकर के 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक सन्यास की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें धर्म की ओर आगे बढ़ना है। गृहस्थ का मतलब ये है कि अर्थ तथा काम की प्राप्ति करनी है। ठीक है, वानप्रस्थ का मतलब है कि मोक्ष की ओर अग्रसर होना है, तथा सन्यास का मतलब है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी
ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो जीरो से मतलब शुरू से लेकर के और 25 वर्ष तक की अवस्था में माना जाता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को योग्य बनाएं कि हम सामाजिक स्थिति में जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो हम इतने योग्य हो सकें कि हम अपने कार्यों के द्वारा जीविकोपार्जन कर सकें, अर्थ को प्राप्त कर सकें और वंश वृद्धि कर सकें और परिवार का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात यहाँ पे हो गई। इसके बाद गृहस्थ आश्रम, के बाद गृहस्थ आश्रम में चलते हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 25 वर्ष की अवस्था के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वह सामाजिक कार्यों को करता है, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करता है। इसके बाद फिर वह वानप्रस्थ आश्रम में आता है और वह सब कुछ छोड़ करके अपने अधिकार को अपने पुत्रों को सौंप करके फिर वह ईश्वर की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। इसके बाद अगला जो है संन्यास जो है, इसका तो उस काल में जो जब ये व्यवस्था बनी थी तो उस काल में इसका अर्थ लिया जाता था कि वो गृह को त्याग करके वन की ओर जाए और वहाँ भक्ति आराधना करते हुए अपने आप को ईश्वर में लीन कर दे। ठीक है, तो ये जो है संन्यास आश्रम की बात थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 4 आश्रमों के बारे में हमको यहाँ जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम है इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम इसे बताया गया है। ठीक है, और यही नहीं, ये बाकी जो शेष तीनों आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, यह इनको पोषण देने वाला भी, यह इनको पोषण देने वाला भी। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है गृहस्थ को। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण तथा 5 यज्ञ भी बताए गए। 5 यज्ञ भी बताए गए। ठीक है, 3 ऋण और 5 यज्ञ। ये 3 ऋण जो है वो हैं ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। ठीक है, तो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है इन तीनों ऋणों को चुकाना। ठीक है, इसके अलावा 5 यज्ञ भी हैं इस गृहस्थ आश्रम में। वो 5 यज्ञ हैं, हाँ, वो 5 यज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, भूत या बलि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ जिनके माध्यम से मनुष्य अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है, इस मनुष्य यज्ञ को एक और नाम दिया गया है, नृ यज्ञ भी इसको कहते हैं। तो ये थी हमारी आश्रम व्यवस्था। इसको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर इसका जो है प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, तो ये आश्रम व्यवस्था है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
कुछ और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक गतिविधियों को देखते हैं। अभी हमने आश्रम व्यवस्था को देखा, जो कि उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। अब हम कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे कि समाज में देखा हमने कि समाज जो है ऋग्वैदिक काल से काफ़ी विस्तारित हो रहा था, बड़ा हो रहा था, व्यापक हो रहा था, और उसमें अनेक जो है वर्ग, अनेक वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने देखा। तो देखते हैं कि तैत्तरीय संहिता तथा वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय संहिता तथा वाजसनेयी संहिता, ठीक है ना। इन दोनों संहिताओं में हमको कुछ शिल्पकारों, कुछ और समाज के वर्गों की सूची मिलती है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें बढ़ई, रथकार, चर्मकार, कुम्हार, सूत, स्वर्णकार, विभिन्न प्रकार के शिल्पी, विभिन्न प्रकार के शिल्पी, शिल्पी का मतलब कारीगर हो गए, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा द्वारपाल, ज्योतिषी, चटाई बनाने वाले, और भी विभिन्न प्रकार के लोगों की सूची मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के विस्तार को दिखाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, जैसे धनुष बाण का निर्माण, धनुष का निर्माण, तथा हथियारों के निर्माण करने वालों की भी सूची प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है एक सामाजिक जो है और भी गतिविधियों को, जो कि उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियां बढ़ गई थी, उसको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस काल में और भी गतिविधियां होती हैं। जैसे अगर हम इस काल में यातायात के साधनों की बात करें तो बैलगाड़ी एक सामान्य सा साधन था। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे राजनैतिक परंपरा भी विकसित हो गई थी, तो रथ, घोड़े या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का आवागमन, यातायात और युद्धों में इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि युद्ध जो है इस समय होते थे और कहीं ना कहीं उन युद्धों में घोड़े, रथ इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, और कहीं ना कहीं ये राजा के लिए या फिर संभ्रांत लोगों के लिए आवागमन या यातायात के साधन के रूप में भी हमको दिखाई देते हैं। अगर हम समाज के और भी गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सिक्कों का प्रचलन इस काल में नहीं हुआ था, और जो अभी आदान प्रदान या इस तरह की जो चीज़ें होती थी, वस्तु विनिमय के माध्यम से ही चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता था, और वस्तु विनिमय के द्वारा ही यहाँ पे हमको जो है वस्तुओं के खरीदने और बेचने की जानकारी मिलती है। हालांकि व्यापार वाणिज्य के बारे में थोड़ा बहुत संकेत है, लेकिन उतनी उन्नत अवस्था में व्यापार और वाणिज्य
नहीं था। थोड़ी सी बात शिक्षा के संबंध में कर लेते हैं। तो इस काल में वेदों का, पुराणों का, व्याकरण, ज्योतिष जैसी विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा दैव ज्ञान या जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है उसके बारे में भी परिचर्चा होती है। आगे जो है हम देखते हैं कि उपनिषदों के माध्यम से इसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि कहीं न कहीं उस ईश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा भी यहाँ दिखाई देती है। गुरु के समीप जाकर के लोग विद्या अध्ययन करते थे और जो है विद्या अध्ययन करने के गुरु और शिष्य परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा में जो है वो गुरु के समीप ही जा करके अध्ययन करते थे और मौखिक अध्ययन पे बल दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी शिक्षा की व्यवस्था। इस काल में जो है बहुत सारे आप देखते हैं कि व्याकरण, ज्योतिष, गणित जैसे विषयों पर भी जो है चर्चा परिचर्चा होती है। हालांकि धार्मिक जीवन में जब हम देखेंगे तो इन चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और पहलुओं पे विचार करते हैं। अगर भोजन की बात करें तो आर्य लोग जो है भोजन मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का करते थे। ठीक है, कुछ विशेष तरह के भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम देखते हैं। एक अपूप, यह एक तरह का हलवा होता था जो घी या दूध में अनाज को पका करके बनाया जाता था। तो ये कुछ विशेष शब्द हैं जिनको आप जानते रहिए। हो सकता है कि कभी प्री एग्जाम में इसको पूछा जाए तो आप तैयार रहिए। अपूप हुआ ओदन। हालांकि ओदन का अर्थ होता है चावल। तो चावल को घी या दूध में पका करके उसको ओदन बनाया जाता था। यह भी एक प्रमुख भोजन था। इसके अलावा करम्ब जो था वो दलिया जैसा कुछ था जिसका उपयोग करते थे। इसके अलावा ये लोग खीर का उपयोग करते थे और दूध और दही से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। हालांकि कुछ लोग मांसाहारी भोजन को भी करते थे। तो इस तरह से जो है भोजन परंपरा थी। इसके अलावा जो मनोरंजन की प्रक्रिया थी उसमें नृत्य हो गया, संगीत हो गया, बीड़ा बजाना, बांसुरी बजाना, तबला, मृदंग, इन सब चीज़ों को बजाना। क्योंकि इस काल में देखते हैं आप कि गायन परंपरा से संबंधित सामवेद का भी जो है आविर्भाव हुआ और उससे भारतीय संगीत परंपरा जो है आगे बढ़ी। तो इस काल में मनोरंजन के विविध प्रकार के साधन थे। ठीक है, और जो नृत्य वगैरह करने वाले या करतब दिखाने वाले जो लोग थे उन्हें वंश नर्तिन भी कहा जाता था। वंश नर्तिन, इसका मतलब ये है कि करतब दिखाने वाले लोग। इसके अलावा जब हम राजा के रत्निनों के बारे में अध्ययन करेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, तो उसमें एक शब्द आता है पालागल। यह एक विदूषक होता था जो राजा के मनोरंजन के लिए रखा जाता था। ठीक है ना, तो ये मनोरंजन के कुछ जो है प्रमुख साधन थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस काल में लोग जो है ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और भी कीमती वस्त्र पहनते हैं और आभूषण भी जो है धारण करते हैं। आभूषण के लिए निष्क शब्द का उपयोग किया गया है। कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया है कि ये शंख वगैरह की माला भी पहनते हैं जिसका उपयोग ये कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है कहीं कहीं प्रकाश शब्द का भी उपयोग किया है जिसका जो है संबंध शायद दर्पण से जोड़ करके देखा गया है। तो ये कुछ चीजें थी सामाजिक जीवन से संबंधित। अब हम चलते हैं आगे और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को। अगर हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को देखें तो हम अगर इसकी तुलना ऋग्वैदिक काल से करें तो इस समय हमको बहुत व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं।
राजा इस काल में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कहीं न कहीं राजा की सत्ता को दैवीय सिद्धांत से जोड़ करके देखा गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में राजा की सत्ता को दैवीय सत्ता से जोड़ करके देखा गया है। तो ये एक विशिष्ट राजनीतिक परंपरा जो है यहाँ से शुरू होती है। यहाँ सबसे पहले हमें राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। हालांकि राष्ट्र का कोई ऐसा सीमांकन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। और राज्य की जो एक अवधारणा होती है वो यहीं से निकलती हुई हमको दिखाई देती है, जो आगे धीरे धीरे विकसित होते हुए या विकास करते हुए मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय का कारण बनती है। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं यहीं से हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में वो कबायली व्यवस्था थी, कबीले थे। लेकिन वो कबीले धीरे धीरे संगठित हुए। कुछ कबीले तो कबीले ही रह गए, कुछ कबीले धीरे धीरे संगठित होकर के राजवंश परंपरा का वो करते हैं, उत्पादन करते हैं, या फिर राजवंश की परंपरा में आगे बढ़ते हैं और राजवंशों का जो है वो निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भरत और पुरु आपस में मिलकर के कुरु नामक राजवंश का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरह तुर्वस और क्रीवी आपस में मिलकर के पांचाल नामक राजवंश का निर्माण करते हैं और ये दोनों लोग आपस में मिलकर के एक नया क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। और कुरुक्षेत्र या कुरु आप देखते होंगे कि महाभारत काल में कितना महत्वपूर्ण जो था इनका स्थान था। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में और जो दोआब के ऊपरी भाग में ये कब्जा करते हैं और देखते हैं कि हस्तिनापुर जो कि वर्तमान मेरठ में है उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है और भी राजवंश हमको यहाँ दिखाई पड़ते हैं जिनमें मिथिला और विदेह है। हालांकि ये बाद में हमको दिखाई देते हैं लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जो है राजवंशों की परंपरा जो है यहाँ पे मतलब विकसित होती हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है, राजा जो है एक जो है शक्तिशाली सत्ता के केंद्र के रूप में यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नए तरह की राजनीतिक परंपरा की शुरुआत होती है। तो देखते हैं कि यहाँ हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था की यहाँ पे शुरुआत होती है। मतलब कबीले धीरे धीरे संगठित होकर के अब जो कबीले का राजा था वो एक राज्य का राजा जो है वो हो जाता है और धीरे धीरे यहीं से कहीं ना कहीं राष्ट्र की एक जो है शब्दावली प्रारंभ होती है। सबसे पहले राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी यहाँ आया है। हालांकि वो राष्ट्र जो है किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो है राजा की राष्ट्र परंपरा का जो है यहाँ पे उद्भव होता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है वो अनेक युद्धों, संधियों तथा समझौते पे होती है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा सर्वोपरि है और सारी व्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमती है। राज्य के सभी संसाधनों पे राजा का नियंत्रण होता है और राजा में ही सभी शक्तियां समाहित होती हैं। हम देखते हैं कि ब्राह्मण भी विभिन्न तरह के यज्ञों के माध्यम से, जैसे कि वाजपेयी यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वो राजा को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। ठीक है, और राजा वही है जो अपने सभी मतलब सभी कुलों में सर्वश्रेष्ठ है और ये यज्ञ कहीं ना कहीं उस राजा को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा जो है वो सभी आर्थिक संसाधनों पे भी उसका नियंत्रण है,
तो जैसा कि हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो बलि प्राप्त होता था, अब जो है उसे एक जो है आवश्यक कर के रूप में मतलब उसको आरोपित किया जाता है जनता पर कि नहीं, आपको निश्चित रूप से यह कर देना ही है, मतलब उसकी अनिवार्यता यहाँ पे हो जाती है। और संभवतः मतलब पूरी उपज का 1/16वां भाग जो है वो राजा के द्वारा ग्रहण किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। हालांकि अभी जो है कृषि परंपरा उतनी अधिक नहीं हुई थी कि जिससे बहुत अधिक कर या इस तरह की व्यवस्था बने, लेकिन एक शुरुआत जो है यहाँ पे देखी जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा जो है वो अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आ गया तो वो सबसे बड़ी शक्ति हुई, और सबसे बड़ी शक्ति हुई तो फिर जो सभा और समितियां हैं उनका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और विदथ जैसी संस्था जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। और हम देखते हैं कि सभा और समितियों में स्त्रियों का जो प्रवेश होता है वो वर्जित हो जाता है। और देखते हैं कि सभा और समितियों में जहाँ की सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, अब राजा के प्रभावशाली जो व्यक्ति थे या राजा के जो समाज में राजा के जो संबंधित थे या राजा के जो प्रमुख लोग थे, कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भी इन सभा और समितियों में होता है। तो ये तो रही राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ऐसा भी विवरण प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी उस काल में थी। तो जहां जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहां राजा जो है वो इन्हीं सभा और समितियों के माध्यम से ही अपने क्रियाकलापों का या राजनीतिक कार्यों का संचालन करता था। ठीक है, तो ये दोनों तरह की व्यवस्थाएं थी। अगले वीडियो में हम इस पे इस पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे, और ये विभिन्न यज्ञों के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह राजा को प्रतिष्ठित किया जाता था। अनेक प्रकार के राजा थे, जैसे कुछ राजाओं को सम्राट कहा जाता था, कुछ क्षेत्रों में राजा को एकराट कहा जाता था, कुछ क्षेत्रों में राजा को भोज कहा जाता था। तो वो विभिन्न प्रकार के राजाओं का जो क्षेत्रीय विभाजन था उसको देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से यज्ञों के द्वारा राजा का महिमा मंडन किया जाता था और उसे एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया जाता था। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था पे एक छोटी सी जानकारी आपको प्रदान की। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।